सो आज अपन दोनों सब्जेक्ट्स जो मेरे हैं अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, उनका कोर्स कंटेंट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ओके उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ग्रुप 1, फर्स्ट आई टेक अप द कोर्स कंटेंट ऑफ अकाउंट्स। हाँ, पेपर का नाम है एडवांस, मतलब नॉर्मल अकाउंट्स नहीं है, एडवांस वाली है। और वैसे एडवांस कुछ है नहीं, ओके। इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, फाउंडेशन का कंटेंट अलग है, इंटर का कंटेंट अलग है, और सीए फाइनल का कंटेंट अलग है। दो कई बार आपको फील हो सकता है कि ओवरलैपिंग है, बट इट्स नॉट ओवरलैपिंग। द रिक्वायरमेंट, नॉलेज रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट, ओके। तो जहाँ फाउंडेशन में आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स जो थे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड थे कि इनके ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज़ कैसे करनी है, क्या करना है एंड ऑल दैट। यहाँ पे फोकस जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज़ पे है। कंपनीज़ फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंटिंग। कंपनीज़ का भी अकाउंटिंग कुछ तो 11-12 से चालू हो गया, वो इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह, कुछ आपके फाउंडेशन में और आ गए थे, ओके। और कुछ चैप्टर्स यहाँ पे है। सीए फाइनल का जो फोकस है वो पूरी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर है, बट वहाँ पर इट इज़ मोर अबाउट प्रेजेंटेशन। कंपनीज़ जो भी एनुअल रिपोर्ट्स अपनी बनाती है उसमें पी&एल बैलेंस शीट के अलावा भी खूब सारे मैटर होते हैं, खूब सारी चीज़ें होती है, तो वो सबका कंटेंट का रिक्वायरमेंट सीए फाइनल में ज़्यादा है, ओके। तो अगर मैं सीए इंटर के सिलेबस की बात करूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, इंडिया में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाती है। वी कॉल देम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नाम सुना हुआ होगा आपके। तो टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, सीरियल नंबर तो एक AS1 से लेके AS29 तक है, बीच में 2 मिसिंग है, मतलब वो डिलीट हो गए। तो नेट 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, एक 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनका वेटेज जो है वो 55 to 65% है, ओके। मतलब पास होने के लिए तो ये हो गया काम ख़त्म। हाँ, अपने आप में समझ लीजिए 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब 27 चैप्टर हो गए, ओके। हाँ, पर इसके अंदर भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो एक एक दिन में हो जाएंगे, कुछ 2 दिन में हो जाएंगे, कुछ 3 दिन में हो जाएंगे, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन लगेगा। मतलब रादर अपन उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं, एज अ चैप्टर ही करेंगे, ओके। और उसके अंदर ऐसे 3 हैं। वी हैव AS13, AS14, AS21। ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहने को तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बट ये AS की तरह नहीं होंगे, ये पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरह ही होंगे। हाँ, रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो 3 मैंने लिखा है, दिस AS13 इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, कि इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, ओके। ख़रीदना, बेचना, प्रॉफिट लॉस, वैल्यूएशन, तो उसका AS बना हुआ है, पर उसका एप्लीकेशन पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो होता है AS के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 5 नंबर के आते हैं, पर इस चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो सीधे 8 नंबर या 14 नंबर के ही आ जाते हैं। तो इसलिए ये अपन AS की तरह नहीं, चैप्टर की तरह करेंगे। दिस इज़ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एंड दिस इज़ कंसोलिडेशन, मतलब होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी के कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ओके। तो ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही अपने आप में कम से कम 25% का वेटेज रखते हैं। मतलब 65% की बात करें तो 25 से 30% तो ये 3 ही हैं, बाकी के सब दूसरों में हैं। आफ्टर दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ द कोर्स इज़ कंपनी।
कंपनीज़ में वी हैव फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़, जिसमें P&L आता है, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो आता है, और आप लोगों ने नाम सुना होगा शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट हैज़ द फॉर्मेट ऑफ P&L बैलेंस शीट। कुछ लोगों के शायद 12th में भी कोर्स में रहा होगा, हाँ, बट 12th का कंटेंट रिक्वायरमेंट और अब का जो कंटेंट रिक्वायरमेंट है, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। ओके, तो ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, देन यू हैव बाईबैक ऑफ शेयर्स, और उसके बाद में वी हैव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। ओके, तो ये वेटेज जो है ये 30 से 35% के बीच में है। ओके, या 35-40 होगा शायद। और लास्ट है ब्रांच अकाउंट्स, जिसका वेटेज 5 से 10% के बीच में है। ओके, तो दिस इज़ द लिमिटेड सिलेबस। हाँ, तो अगर चैप्टर्स के हिसाब से बात करें तो ये एक चैप्टर में कवर्ड होगा, ये एक अलग चैप्टर में कवर्ड होगा। देन यू हैव बाईबैक, रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंट्स, उसके बाद में ये 3 और रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, यू विल फाइंड मैक्सिमम फोकस जो है वो कंपनीज़ पर है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स कंपनीज़ के हैं जो 35% नंबर हैं। ये वाले 2 चैप्टर भी कंपनीज़ के हैं, जो कई बार अपने आप में अगर दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं तो 14 और 14 28 नंबर तो इसी में हो जाते हैं। ओके, तो ये मान के चलिए 50% पेपर जो है वो कंपनी अकाउंट्स का होएगा, एंड रिमेनिंग 50%, हाँ, वो AS का हुआ। ये एक चैप्टर बेचारा है जिसको यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, वेटेज कितना है, सिर्फ 5 से 10%। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा वो या तो 5 नंबर का आ जाएगा या 10 नंबर का आ जाएगा। तो वाई द एम्फेसिस ऑन कंपनी अकाउंट्स, बिकॉज CA करने के बाद सबकी इच्छा क्या होगी, किराने की दुकान पे तो आप काम करना नहीं चाहेंगे कि भाई आपके अकाउंट्स देख लेंगे, इच्छा यही रहेगी कोई मल्टीनेशनल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, वहाँ पे काम करें। तो ऑब्वियसली नॉलेज ऑफ कंपनी बिकम्स इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए CA फाइनल का जो सिलेबस है वो तो ऑल टुगेदर उसी पे फोकस्ड है। ओके, सो फाउंडेशन में नॉन कंपनी अकाउंट्स पे फोकस ज़्यादा था। हाँ, कंपनी शुरू हो गई बट दूसरे चैप्टर्स भी थे। भाई होता है ना, भाई फाउंडेशन कर लिया तो वहाँ तक तो लायक हो ही गए, इंटर कर लिया तो आप कहीं कंपनी के अकाउंट्स बनाने के लायक हो गए, और फाइनल कर लिया मतलब कंपनी के सिर्फ फाइनल अकाउंट्स नहीं, दूसरी चीज़ें जो हैं पूरी रिपोर्टिंग के लिए वो सब भी करने के लिए तैयार हो गए। तो ये हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो पोर्शन है वो ऑफकोर्स अपन लास्ट में लेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स। रीज़न, ये अमालगमेशन और कंसोलिडेशन जो है या इवन रिकंस्ट्रक्शन जो है, इन सब में शेड्यूल 3 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लास्ट में वापस पूछेगा बैलेंस शीट बना दो, ये कर लो, तो शेड्यूल 3 की हर बार ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए पहले ये करने के बाद ही विल बी एबल टू टेक अप दीज। और जब हम शेड्यूल 3 पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की समरी उसमें आ जाएगी। उसके बाद जब AS अपन पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं कई बार रेफरेंस लूँगा, अपन ने फाइनल अकाउंट्स में याद हो तो ऐसे किया था, वो किया था, तो वो सब रीज़न जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द सिलेबस। कोर्स कंटेंट छोटा सा कोर्स है, ठीक है, लिमिटेड चैप्टर्स अगर मैं बात करूं, और क्योंकि चैप्टर्स लिमिटेड है तो ये समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, भाई इस बार कौन सा आएगा, ये 2 चैप्टर से 99% हर बार क्वेश्चन रहता है। अमालगमेशन से भी रहता है और कंसोलिडेशन से भी रहता है। फिर इनकी बात करें तो इनमें अल्टरनेट चॉइसेस, मतलब अगर ये आ गया तो हो सकता है ये आ जाएगा, या ये आ गया तो इसके साथ ये आ जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन रहता ही है। जो चॉइस मेकिंग की रहती है ना वो AS में रहती है, क्योंकि 27 AS में से मैंने 3 AS अलग कर दिए। अच्छा, इवन ये जो कैश फ्लो है ये इंस्टीट्यूट ने तो यहाँ रखा हुआ है, बट इसका भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 3।
ओके। तो एक तरह से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मैं 27 में से अलग कर दूं तो पीछे आपके पास में 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचते हैं, वहाँ पे चॉइस मेकिंग हो जाती है। उन 22 में से 6-7 से ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बाकी के इस बार नहीं तो अगली बार आएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा रहता है कौन से एएस का क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, उसमें भी थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है जब अपन करेंगे कि ये एएस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये टेक्निकल है, ये आसान है, इसके क्वेश्चन थ्योरी के बन सकते हैं, मतलब केस स्टडी टाइप, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही होता है। ओके, तो ये तो हुआ अपना ग्रुप 1 का सिलेबस। हाँ भाई, इंस्टीट्यूट ने बहुत आराम कर रखा है। हमारे टाइम में कोई सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वेटेज होता ही नहीं था, कुछ भी आ सकता है, और कोर्स इससे डबल होता था। ओके, मतलब ये समझ लीजिए आपने फाउंडेशन में पढ़ा, ठीक है, वो प्लस इंटर में जो पढ़ रहे हैं वो सब मिला करके सी इंटर का सिलेबस था, और कोई वेटेज का सिस्टम नहीं था कि यहाँ से इतना आएगा यहाँ से इतना आएगा। अब तो थोड़ा इंस्टीट्यूट ने आराम कर दिया, यू कैन हैव अ बेटर प्लानिंग। ठीक है, होता है ना, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को कुछ चॉइस मेकिंग करनी है, आपने कहा अगर मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ तो हाईएस्ट रिस्क कितने ले रहा हूँ मैं, 10% की। अच्छा, ये 10% भी 100 में से नहीं 120 में से है, क्योंकि पेपर 100 का नहीं आता है, 120 का आता है, एक क्वेश्चन चॉइस का रहता है, पीछे 20 बचे। ओके, तो उसमें भी अब थोड़ा सा एमसीक्यू हो गया, इन द सेंस केस स्टडी। हाँ, वो एमसीक्यू कहने के लिए एमसीक्यू है, बट उसके ABCD चॉइसेस में पहुंचने के लिए कैलकुलेशन तो पूरी करनी ही पड़ती है। बस फ़र्क ये है, एक कैलकुलेशन वर्किंग नोट के फॉर्म में होती है और एक कैलकुलेशन रफ वर्क के फॉर्म में होती है। MCQ की कैलकुलेशन अपने लिए रफ वर्क है, पर वो कैलकुलेशन तो उतनी ही करनी पड़ती है, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, मतलब टाइम भले अपने को लगता है कि ABCD में से चूज़ ही तो करना है, आधे मिनट में हो जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट द केस, टाइम तो पूरा लगना ही लगना है। अब जो सेकंड सब्जेक्ट अपना है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कितने लोगों के ये बीकॉम में पढ़ लिया है कॉस्टिंग, या सबके लिए नया है? बस एक, बाकी सबके अभी कॉस्टिंग आना है बीकॉम में, या बीकॉम कर ही नहीं रहे हैं? अरे भाई पूछूं कुछ तो बोलो। बीकॉम में नहीं आए ना, तो चलो अच्छा है, दोनों जगह काम आ जाएगा। ओके, इवन सी इंटर के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके बीकॉम में काम आ जाएंगे, या कोई CMA में भी करना चाहो तो सब जगह काम आ जाएगा। तो मैं ये मान रहा हूँ आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बिफोर आई गिव यू द ब्रेकअप ऑफ द मार्क्स, ठीक है, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ, व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। तो इसको ऐसे पढ़ा जाए, इट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब खर्चों की अकाउंटिंग, कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस। तो अब ये सब्जेक्ट जो है, आप कहेंगे अकाउंट्स में फिर हम कौन सी इनकम की अकाउंटिंग करते हैं, यहाँ पे भी तो खर्चों की अकाउंटिंग करते ही हैं। तो व्हाट डिफरेंस इट इज़ दैट वी हैव आर अकाउंट्स एंड दिस सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंट्स। तो अंडरस्टैंड, जो हमारा फिनेंशियल अकाउंट्स है, इधर वाले की बात करें, ओके, ये दुनिया के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, मतलब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करता है। बट काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ओके, तो दोज ट्रांजैक्शंस आर नॉट कैप्चर्ड, नॉट अकाउंटेड फॉर इन आर फिनेंशियल अकाउंट्स, दे आर पार्ट ऑफ आर कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब ये अंदर का ध्यान रखता है, फिनेंशियल अकाउंट्स बाहर का ध्यान रखता है। भाई सप्लायर से माल ख़रीदा, किस से माल ख़रीदा, किसको पेमेंट करना है, वो ध्यान कौन रखता है, फिनेंशियल अकाउंट्स। अब वो माल हमारे फैक्ट्री में आने के बाद क्या हुआ, ठीक है, वो यूज़ हुआ कि चोरी हुआ कि ख़राब हुआ, यूज़ हुआ तो कौन से प्रोडक्ट में हुआ, कितना यूज़ हुआ, ज़्यादा यूज़ हुआ कि कम यूज़ हुआ, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो बना, ठीक है, वो वापस
बराबर बिका कि नहीं बिका। तो ये सारी डिटेल्ड एनालिसिस जो है ये फिनेंशियल अकाउंट्स नहीं करता है, ये कहाँ पे होती है, कॉस्ट अकाउंट्स में। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे मैंने कहा ना भाई, आप बाज़ार से शॉपिंग तो करके आ गए, अब घर पे आने के बाद सामान भी तो ढंग से सब जगह रहना चाहिए, और ये नहीं कि घर में आने के बाद कहाँ गया पता ही नहीं, तो वहाँ पे भी तो प्रॉपर कंट्रोल एंड सिस्टम्स चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मटेरियल का मूवमेंट है, ये मैंने एग्जांपल दिया, रॉ मटेरियल आया, कहाँ यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ, ख़राब हुआ तो क्यों हुआ, क्या हो गया, ठीक है, तो दैट इज़ वन आस्पेक्ट। वापस सेकंड पार्ट की बात करूँ, वर्कर्स, ठीक है, हमने 100 आदमियों को रखा हुआ तो है, तनख्वाह उनको दे रहे हैं, वो सुबह टाइम पे आया कि नहीं आया, दिन भर फैक्ट्री में था भी कि नहीं था, पता चला कोई आदमी तो था ही नहीं, फिर भी तनख्वाह ले जा रहा है। सरकारी सिस्टम में तो होता ही है ना। ओके, तो कहीं अपना भी सरकारी सिस्टम तो नहीं चल रहा है कंपनी में कि कोई आ ही नहीं रहा है फिर भी पैसे ले जा रहा है, तो आप कहेंगे उनका अटेंडेंस सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद वो आने के बाद दिन भर आराम कर रहा था कि काम कर रहा था, काम कर रहा था, कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, कहाँ काम कर रहा था, उसका सारा सिस्टम रहना चाहिए। देन ओनली विल बी एबल टू नो कि उसने क्या काम किया, क्या आउटपुट जनरेट किया। तो इसका मतलब अगेन अपन किसकी बात कर रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब मेहनत किसको करने की ज़रूरत है भाई, ये सब मेहनत क्यों करें कि मटेरियल कहाँ गया, लेबर ने कहाँ काम किया, ठीक है, दूसरे खर्चे भी लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, किस प्रोडक्ट के लिए लग रहे हैं, वाई वी शुड डू दिस एफर्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं भाई, ये सब ट्रैकिंग करोगे तो ध्यान पड़ेगा कहाँ अपने पैसे फालतू के लग रहे हैं, तो ऑपरेशन इफेक्टिव रहेगा, कंपनी इफ़ेक्टिवली काम करेगी। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब वही है, कॉस्ट मालूम रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो जब आप ये सब मेहनत करोगे कि मटेरियल किस प्रोडक्ट में काम आया, मान लीजिए मैं 10 तरह के प्रोडक्ट बनाता हूँ, सब में अलग अलग मटेरियल लगते हैं, तो मेरे को उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करनी है, तो उसमें कौन सा मटेरियल लगा, किस लेबर ने काम किया, दूसरे क्या खर्चे लगे, वो मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर पाऊँगा, तभी मैं उसकी क्या कर पाऊँगा, सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाऊँगा, तभी मैं प्रॉफिट कमा पाऊँगा। अच्छा, प्रॉफिट वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तभी मालूम चलेगा जब कॉस्ट की डिटेल मेरे पास में हो। तो अंडरस्टैंड, बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करने के लिए, ठीक है, इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए, आई नीड दिस कंप्लीट एनालिसिस। इसका मतलब फिनेंशियल अकाउंट्स तो आपका सिर्फ दुनिया के साथ क्या हो रहा है वो बताएगा, अंदर क्या गड़बड़ चल रही है वो फिनेंशियल अकाउंट से पता नहीं चलेगी, वो तभी पता चलेगी जब कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब सुनिए, डज एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इट, और मे बी सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डोंट नीड इट। तो सुनना ध्यान से, जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़ी फैक्ट्री, दुनिया भर का काम चल रहा है, ओके, खूब सारे वर्कर्स इन्वॉल्व है, खूब सारे लेबर्स इन्वॉल्व है, मैनेजर्स इन्वॉल्व है, खूब सारे प्रोडक्ट्स हैं, अकेला जो मालिक है वो सब चीज़ें तो मैनेज नहीं कर सकता, उसने सबको क्या कर रखा है, डेलीगेट कर रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ पर तो ये ज़रूरत रहेगी ही रहेगी, मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स रहने ही चाहिए, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपका स्टाफ ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट में कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, घाटा भी हो रहा है। देखिए, फिनेंशियल अकाउंट्स में तो क्या होगा, पैनल बनाओगे मालूम चला लॉस हो रहा है, वो लॉस क्यों हो रहा है वो फिनेंशियल अकाउंट शायद बता ही नहीं पाएगा। कॉस्ट अकाउंट्स आपको सब डिटेल दे देगा, किस प्रोडक्ट में फ़ायदा हुआ, किस में नुकसान हुआ, फ़ायदा नुकसान ज़्यादा हुआ कम हुआ, उसका रीज़न क्या है वो भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर कुछ करेक्टिव एक्शन लेना है तो वो भी सब पॉसिबल हो पाएगा, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में पॉसिबल है। तो मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और वो भी लार्ज स्केल वाली। सपोज़ कोई बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर, ठीक है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट वो वन मैन शो है, वो खुद ही मटेरियल लाता है,
खुद ही उसका फिनिश गुड्स बना के बेचता है, उसको कोई कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब मालिक खुद का काम खुद करता है ना, तो खरीदते वक्त सस्ते सस्ता खरीदता है, यूज़ करते वक्त कम से कम यूज़ करने की कोशिश करता है, वेस्टेज की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे खर्चे भी कम से कम, बेचते वक्त प्राइस भी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने आप उसके दिमाग में हमेशा प्रॉफिट मेकिंग दिमाग में रहता है, हर वक्त वो कैलकुलेशन करता है। बट जब मैनेजर्स काम करते हैं, ज़्यादा पैसा लग गया तो मेरे घर का थोड़ी जा रहा है, कम पैसों में बिक गया तो मेरे घर का नुकसान थोड़ी हो रहा है। तो वहाँ पर यू नीड टू हैव प्रॉपर चेक्स एंड कंट्रोल्स, एंड वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू हैव दिस सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको मैं एक और तरीके से कहूँ, अगर बिज़नेस को सक्सेसफुल होना है तो फिनेंशियल अकाउंट्स ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, ज़्यादा रोल तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्ले करता है। और आज के ज़माने में कंपटीशन इज़ इंटेंस। भाई आजकल मोनोपोली बिज़नेस तो कुछ रहा ही नहीं, हर जगह फुल कंपटीशन है। आज की तारीख में अगर कोई प्रोडक्ट बेचना हो, आप अपनी प्राइस पे बेच सकते हो या बाज़ार में जो भाव चल रहा है उसी पे बेचना पड़ता है, मार्केट प्राइसेस पे, ठीक है। मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट बनाया और मैं चाहूँ मैं इसको 100 रुपये में बेचूँ, और सिमिलर प्रोडक्ट बाज़ार में 70 में मिल रहा है, तो मैं भले ही चिल्लाता रहूँ, सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठा रहूँ, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब इट इज़ अ बायर्स मार्केट, बायर इज़ द किंग, ठीक है। तो आज के तारीख में तो अब क्या होता है, आप भी कोई दुकान पे जाते हो, प्रोडक्ट देखते हो, आता तो ऑनलाइन भी कर लेते हो कि वहाँ पे कितने मिल रहा है। तो अंडरस्टैंड, इन्फॉर्मेशन फ़्लो बहुत ज़्यादा है, हर एक के पास हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए देखिए, एक तो होता था मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 70 रुपये आ रही है, मेरे को 20 रुपये प्रॉफिट कमाना है, मैं 90 रुपये के प्राइस टैग लगा दूँ। ये पुराने ज़माने का सिस्टम था। अब सिस्टम क्या है, ये प्रोडक्ट तो बाज़ार में 60 रुपये में बिकेगा, और अगर मुझे 20 रुपये कमाने हैं तो मुझे ये प्रोडक्ट कितने में बनाना पड़ेगा, 40 रुपये में। जबकि मैं अभी प्रोडक्ट बना रहा हूँ और कॉस्ट उसकी 50 आ रही है। इसका मतलब या तो 10 रुपये प्रॉफिट कमा के राजी रहो, या प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो आपके पास सेलिंग प्राइस को ऊपर ले जाने का स्कोप नहीं है, आपके पास स्कोप क्या है, कॉस्ट को कम करने का। और जब हम बात करते हैं कॉस्ट को कम करनी है, तो जब तक मेरे पास कॉस्ट का पूरा डिटेल्ड ब्रेकअप नहीं होगा, एक तरह मैंने कहा साहब ये प्रोडक्ट बनाने में 50 रुपये लगते हैं, अब कोई पूछे अच्छा 50 रुपये कैसे आए, वो नहीं मालूम कि मैंने साल भर में मेरे बैंक से जितने पैसे निकले डिवाइडेड बाय कितने पेन बनाए, ये रेट निकाल दी। अब उससे कोई कॉस्ट थोड़ी कम होने वाली है। मुझे अब एक एक कंपोनेंट चाहिए कि इसमें मटेरियल क्या क्या लगे। आपने कहा 20 तरह के रॉ मटेरियल लगे, कौन कौन सा कितनी क्वांटिटी लगा, क्या बाज़ार से किस भाव में ख़रीदा। अब मैं सोचूंगा उसको कैसे सस्ता खरीद सकता हूँ, कौन से रॉ मटेरियल का सब्स्टिट्यूट ला सकता हूँ, ठीक है, कौन से रॉ मटेरियल को मैं स्किप कर सकता हूँ कि यूँ ही फालतू में लगा रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो समझिए मैं इसी का बताता हूँ। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ये पेन एल्युमिनियम का केस आता था, अब प्लास्टिक आता है। ये सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ। एल्युमिनियम क्या था, महंगा था, उनको लगा एल्युमिनियम की ज़रूरत कहाँ है, प्लास्टिक का डाल दो। ओके, तो समझिए सब्स्टिट्यूशन। टू व्हीलर्स आप चलाते हैं, ठीक है, आज से 20 साल पहले सब टू व्हीलर्स की जो बॉडी होती थी वो लोहे की होती थी, अब मैक्सिमम प्लास्टिक है। एक बचीड़ लगा कि नहीं, रिपेयर नहीं रिप्लेस। अच्छा, दो फ़ायदे कंपनी को, कॉस्ट भी कम आई, फिर टक्कर लगने पे रिप्लेसमेंट सेल भी अच्छी होती है, ठीक है। नहीं तो लोहे वाले में क्या था, डेंट पड़ा, वापस किसी लोहे वाले के पास गए, भाई इसको ठीक ठोक ठोका के सीधा कर दे, अब वो भी स्कोप नहीं। तो समझिए सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में कॉस्ट का डिटेल्ड ब्रेकअप हो, और वो डिटेल्ड ब्रेकअप फिनेंशियल अकाउंट्स देने वाला नहीं है, वो कौन देगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो दैट इज़ द नीड ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड आज के ज़माने में बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए फिनेंशियल अकाउंट्स का यूज़ अपनी जगह पर है, कॉस्ट अकाउंट्स का यूज़ ज़्यादा है। ओके, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन, अपन सुनते हैं ना रोज़ कॉस्ट कटिंग, ठीक है, अभी आईटी सेक्टर में चल रहा है कि लोगों को निकाल रहे हैं,
कि ज़रूरत नहीं है इतने आदमियों की, क्या करेंगे। तो अंडरस्टैंड, फाइनल ऑब्जेक्टिव इज़ प्राइस बढ़ाना हाथ में नहीं है। प्रॉफिट कमाने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि कॉस्ट को हम क्या करें, रिड्यूस करें, कर्टेल करें। तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट ही आपको हेल्प करने वाला है। ओके, अब कॉस्ट की डेफिनेशन। कॉस्ट का मतलब खर्चा। खर्चा किस चीज़ का? कोई प्रोडक्ट बनाने का, या अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, सपोज़ आई एम टीचिंग, तो आई एम रेंडरिंग सर्विसेज, तो सर्विस देने की भी तो कॉस्ट आ रही है। ठीक है, आप कहेंगे इसमें क्या कॉस्ट आ रही है? खुद की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिर आपको नोट्स देने हैं, यहाँ का बिल्डिंग का, फर्नीचर का खर्चा, किराए का खर्चा, बिजली का खर्चा। ठीक है, तो ये सब भी हमारी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली फिक्स द प्राइस दैट हाउ मच मनी शुड बी चार्ज। तो समझिए, खर्चा चाहे मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो भी लगता है, या सर्विस दे रहा हूँ तो भी लगता है। तो कॉस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। और जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, आप कहेंगे कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो ऑब्वियसली अगर मैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में बात करूं, मटेरियल लगेगा, फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर लगेगा, और लेबर के अलावा दूसरे खर्चे भी तो लग रहे हैं। अब जैसे किराया, बिल्डिंग का किराया, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का बिजली का बिल। ठीक है, तो अब ये ऐसे दूसरे भी तो कई सारे खर्चे और लगते हैं। तो वो सब मटेरियल, लेबर तो नहीं है, वो क्या है, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। और कॉस्टिंग में एक्सपेंसेस को हम कई बार ओवरहेड्स के नाम से बोलते हैं, कि सर पे भार है, ओवर हेड। ओके, तो अंडरस्टैंड, कॉस्ट के कंपोनेंट्स जो हैं, अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में यू हैव मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओके, तो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, कोई भी सर्विस आप देते हैं, तो जितने भी खर्चे लगते हैं उनको हम इन 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस बोल दो, या ओवरहेड्स बोल दो। ठीक है, ओवरहेड्स हाँ अपन जो जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं, एक्सपेंसेस। ओके, अब आपने मान लीजिए 3 खर्चों में बाइफर्केशन कर दिया कि अच्छा ये पेन बना रहे हैं, इसमें मटेरियल, हाँ वो भी ज़रूरी नहीं एक मटेरियल हो, क्या सा 5 रॉ मटेरियल, इतना इतना क्वांटिटी है, ये रेट इतना रुपए का। लेबर भी हो सकता है 3-4 तरह के लोग मिलके इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये ग्रेड ऑफ वर्कर, ये टाइप ऑफ वर्कर होता है ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम होता है। तो हर एक जगह का आपने कैलकुलेशन कर लिया, सब खर्चों की कैलकुलेशन कर लिया और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दी। अब ये जो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का आपने डिटेल लिया है, इसको एक फॉर्मेट में लिख के आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को दोगे, ताकि मैनेजमेंट उसके बेसिस पे क्या कर सके, एक्शन ले सके। तो हाउ दिस इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कैसे दी जाए। जैसे होता है ना, अकाउंट्स की बात करें, अपने कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, अपन उसका जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। अब मान लीजिए डेटर आया, उसने कहा हाँ साहब मेरा हिसाब दो, तो आप उसको जर्नल पकड़ाओगे, उसका लेजर पकड़ाओगे। मतलब आप अपना जर्नल दे दोगे कि इसमें तेरे ट्रांजैक्शन ढूंढ ले, या उसका लेजर दे दोगे कि आपका हमारी बुक्स में लेजर है, लेजर ही दोगे ताकि वो समझ जाए कि मैंने आपसे क्या क्या माल ख़रीदा, कितना पैसा दे दिया, क्या बाकी है। तो वैसे ही अब ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई, हाँ देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इट इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये इंटरनल यूज़ के लिए है, फिनेंशियल अकाउंट्स मेरा एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। बैलेंस शीट पिनल जो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, लोगों के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, उनको दिखाने के लिए। ओके, परचेज सेल की एंट्री आप कहीं, वो तो इंटरनल यूज़ है ना, वो इंटरनल तो हुआ परचेज़ किया, पर किससे ख़रीदा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्लायर का नाम अगर चेंज कर दिया तो पेमेंट भी किसी और को चला जाएगा, कौन
पैसे मांगता है, किसको पैसा देना है, किससे लेना है। तो अंडरस्टैंड वो मेरा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वहाँ पर ये है, यहाँ पर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेजिए, तो मैनेजमेंट को भेजने के लिए आई विल प्रिपेयर इन सम फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। एक तरह से कोई हिसाब बना के देना पड़ेगा, साहब ये पेन बनाया, ठीक है, ये खर्चा लगा, ये कॉस्ट आई। तो अब वो रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग कैसे हो, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो कई सारे चैप्टर्स हैं हमारे या फॉर्मेट्स हैं। एक है मैं एक शीट बना दूं जिसमें मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, खर्चे आ जाएंगे, जोड़ लग जाएगी। ओके, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ कॉस्ट शीट, इसको बोलते हैं हम। अब ये कॉस्ट शीट भी बनाने के अलग अलग तरीके। सपोज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार, वो कार वाली कंपनी जो है, कार में तो खूब सारे अलग अलग चीज़ें लगती है, इंजन भी लगता है, टायर भी लग रहे हैं, सीटें भी लग रही है, पूरा उसका चेसिस जिसको हम बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो भी है। अब सारे के सारे एक जगह तो बनते नहीं हैं। मालूम चला कि एक फैक्ट्री में सिर्फ इंजन बन रहे हैं, फिर पड़ोस में या ये समझ लो एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ सिर्फ क्या बन रहे हैं, इंजन। फिर अगले डिपार्टमेंट में क्या बन रही है, उसकी चेसिस। थर्ड डिपार्टमेंट में उसके सीट, फोर्थ में टायर। फिर जाकर के क्या हो रहा है, असेंबलिंग, पेंटिंग, ये वो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट क्या होता है, पास ऑन होता है, फिर जाकर के फिनिश गुड्स रेडी होता है। ओके, ये पेन का एग्जांपल लूँ, मान लीजिए एक में कैप बन रहा है, एक में अंदर की इंक बन रही है, फिर तीसरे में जाके सब क्या हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस में काम जब होता है, तो अब हम वो रिपोर्ट जो देंगे मैनेजमेंट को, एक तो होता है कि मैं मटेरियल कार बनाने में जो भी लगा, चाहे वो इंजन में लगा, चाहे बॉडी में लगा, चाहे उसमें लगा, मैं सब एक साथ में इकट्ठा कर दूं। और एक है कि मैं इंजन का अलग रिपोर्ट दूं कि इसमें मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस इतना लगा, फिर जो बॉडी बनाने का मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस था वो अलग दूं, फिर आगे का अलग दूं। तो इस तरह से मैं रिपोर्ट दूं, कौन सी ज़्यादा ठीक रहेगी आपके हिसाब से? सारे मटेरियल इकट्ठे करके दे दूं कि इंजन का इतना, इसका इतना, या इंजन की रिपोर्ट अलग, उसकी अलग, उसकी अलग, अलग अलग। रीज़न, कई बार सिर्फ इंजन ही बेचना पड़ता है। आपने गाड़ी खरीदी, इंजन ख़राब हो गया, आप क्या करोगे, इंजन लेने जाओगे। इसका मतलब कंपनी के पास इंजन की कॉस्ट अलग होनी चाहिए, सीट की कॉस्ट अलग होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंड, कार एक है बट उसके अंदर 10 तरह की चीज़ें लग रही है, मुझे सबकी अलग अलग कॉस्ट चाहिए। तो मैं अगर एक ही कॉस्ट शीट पूरी कार की बना दूँ तो वो काम की नहीं है। हाँ, पर छोटा प्रोडक्ट है, ठीक है, एक बार में ही सारा बन के बाहर आ जाता है, तो एक ही कॉस्ट शीट से काम चल जाएगा। तो अब मुझे अलग अलग प्रोसेस वाइज क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस वाइज रिपोर्ट बनाना। ओके, सर्विस इंडस्ट्री है, आप कहीं वो कैसे रिपोर्ट बनाएं, जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो सर्विस वालों की रिपोर्टिंग का तरीका कुछ अलग रहता है। सर्विसेज में खूब बड़ा स्कोप है, इट्स नॉट जस्ट मी। आप मान लीजिए ट्रेन से जोधपुर से बॉम्बे जा रहे हैं, वो ट्रेन वाले क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं? आप माल बेच रहे हो ट्रक के थ्रू, सर्विस। तो सर्विस का स्कोप लंबा चौड़ा है, ठीक है, फ्लाइट से जा रहे हो, सर्विस। ओके, तो अब सर्विस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, ठीक है? तो आप कहेंगे हर रूट की अलग अलग कैलकुलेशन करो, होता ही है ना भाई। ये तो नहीं है कि बॉम्बे जाओ चाहे चेन्नई जाओ भाड़ा सेम रहेगा, अलग अलग होगा। तो अंडरस्टैंड, रीज़न, डिस्टेंस अलग है, कॉस्ट अलग लग रही है, तो सर्विस वाइज कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है। ओके, कुछ कंपनियां क्या करती है, खुद के मन से कुछ काम नहीं करती है। कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए प्रोडक्ट बना करके दे देते हैं, यानी कि वो जॉब्स लेते हैं, या जॉब बोल दो या कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। तो वो कॉस्ट शीट जो बनाएगी वो पूरे साल भर की एक साथ, एक महीने की एक साथ नहीं बनाएगी, वो हर जॉब की क्या करेगी, हर जॉब की कह दो या कॉन्ट्रैक्ट की कह दो, कॉस्ट शीट अलग अलग बनाएगी। कुछ कंपनियों में प्रोडक्शन जो है फिक्स बैचेस में होता है कि मशीन में हर बार 100 किलो रॉ मटेरियल ही डालना पड़ेगा, ठीक है। होता है ना आपके यहाँ नमकीन वाले, आपने कहा भाई एक समोसा, तो एक समोसा तो निकाल के नहीं देगा ना आपके लिए, वो कहेगा एक बार कढ़ाई में 100 समोसे ही निकलेंगे, तो आपको चाहे एक ख़रीदना है चाहे 10 ख़रीदने हैं, ठीक है। आपने कहा नहीं मेरे को तो एक ही चाहिए, अलग से निकाल के दे, वो रवाना कर देगा, ठीक है, कल आना भाई। तो अंडरस्टैंड, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो 1, 2, 3, 4
अपनी चॉइस पे नहीं होती, वहाँ हमेशा क्या होता है, एक लॉट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको अपन बोलते हैं बैच। तो वहाँ पे हो सकता है मैं कॉस्ट शीट जो है वो बैच वाइज निकालूंगा, ओके, कि हर बैच में मेरी कॉस्ट क्या आ रही है। आप कहीं वो तो सेम ही आएगी ना, पर पिछली बार समोसा निकाला, इस बार आप कहीं कुछ और निकाला, होता है ना भाई, कचौरी भी बनाता है, कुछ और भी बनाता है, तो अंडरस्टैंड कॉस्ट विल बी डिफरेंट। भले ही बैचेस का साइज सेम है पर प्रोडक्ट अंदर क्या है, अलग अलग। ओके, तो समझिए देर आर डिफरेंट वेज जहाँ मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट बना करके दी जाएगी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वो कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करें, मतलब वही हो गया लेजर पोस्टिंग कैसे की जाए। अब आपने सब मेहनत कर ली, मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दी, अब मैनेजमेंट देखेगा और फिर रख देगा साइड में, ठीक है अच्छा बनाया, ठीक है डिज़ाइन पसंद आई, वो तो नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग दिस रिपोर्ट इज़ दो, एक वो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन से सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाए, दूसरा वो कॉस्ट देख के नींद उड़ जाए कि अरे इतने पैसे लग रहे हैं क्या। नाउ वी थिंक ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग कि कैसे हम कॉस्ट को क्या करें, कम करें। तो मैनेजमेंट उसके बेसिस पे क्या करेगा, एक्शन लेगा, और वो एक्शन या तो कॉस्ट को कम करने का होगा या डिसीजन लेने का होगा, प्राइसिंग ये वो दूसरे कई तरह के डिसीजन। तो अगर मुझे कॉस्ट को कम करना है तो दो तरह की टेक्निक्स हैं। वन इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम क्या करें, हर प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दें कि ये प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल ये इतना इतना ही लगना चाहिए, और मैनेजर को बोल दें अगर इससे ज़्यादा लग गया तेरी तनख्वाह में से काट लिया जाएगा। भाई होता है ना भाई, इसको बोलते हैं कैरेट्स एंड स्टिक्स अप्रोच। कैरेट और स्टिक, ठीक है, अच्छा काम किया पैसे कम लगाए तो तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, ज़्यादा लग गए तो तेरी तनख्वाह में से काट लेंगे, या बोनस नहीं मिलेगा, या अगले साल दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, समथिंग लाइक दैट। तो अपने आप हर आदमी ध्यान रखेगा भाई, वो कहते हैं ना फेयर के बिना काम नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वी फिक्स स्टैंडर्ड सो दैट एवरी मैनेजर इज़ अवेयर कि उसको क्या काम करना है। आप कहीं लेबर में कैसे होगा, लेबर में भी HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, उसको बोल देंगे आदमी भर्ती करो, तनख्वाह इतनी रखना है, ये नहीं कि वो जितना मांगे उतना दे दो। ओके, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक यूनिट 10 मिनट में पूरा होना चाहिए, ये नहीं एक वर्कर आराम से बैठा है आधे घंटे में पूरा कर रहा है, तो वो आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम्स अंडर कंट्रोल। फिर एक और तरीका होता है बजटिंग। हाँ सिमिलर ही हुआ, हम बजट्स बना लें कि अगले साल अपने को ये काम करना है, ये खर्चा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे हम हमारी कॉस्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। और फिर एक मैंने कहा मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, चाहे वो सेलिंग प्राइस का हो, चाहे कई बार आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट निकाल के दे दी, कॉस्ट आई 100 रुपया, आपने कहा हम नॉर्मली 150 में बेचते हैं, अब कोई स्पेशल ऑर्डर आया उसका, ठीक है, रेगुलर मार्केट तो चल ही रहा है, किसी ने कहा हम तो 120 ही दे सकते हैं, 90 ही दे सकते हैं, तो अब आपको बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा वो ऑफ़र हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसके बेसिस पे मैनेजमेंट और भी कई तरह के डिसीजन लेता है कि अगर ये कॉस्ट आ रही है, सेल इतनी हुई तो हम कितने घाटे में रहेंगे, हम कितना घाटा ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितना मिनिमम माल बेचना पड़ेगा, ये वो, तो कई सारे डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो आप समझिए ये जो दो नाम है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो है ये तो आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ओके, तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है, मैंने सब्जेक्ट को समझाते हुए उसका कोर्स समझा दिया आपको कि व्हाट इट हैज़ बीन देयर। अब जहाँ तक ये वाले पहले 3 चैप्टर्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, ओके, इसका जो वेटेज है वो है 35 से 40%। ठीक है, फिर ये वाले जो चैप्टर्स हैं प्रोसेस, जॉब, सर्विस कॉस्टिंग एंड ऑल दैट, हाँ इनका जो वेटेज है ये है 20 से 25%, और लास्ट वाला जो है ये है 25 से 30%, और उससे पहले आता है इंट्रोडक्शन।
और इसके साथ एक चैप्टर को डाला हुआ है। बेसिकली ये जो कॉस्ट शीट है, ठीक है, इसको यहाँ से इधर शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है, कि भाई सबसे पहले कॉस्ट शीट, तो उसका वेटेज है 10 से 15%। और इसमें एक और है अकाउंटिंग एंट्रीज़। मैं आपने कहा प्रोसेस की अकाउंटिंग कैसे होगी, ठीक है, मतलब समझिए, जब मैं ये सब से बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल ख़रीदा, कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ, आपने कहा ठीक है एक पेपर पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और पेपर पे रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं होता। अकाउंट्स में या कॉस्ट अकाउंटिंग में भी वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ मेकिंग एंट्रीज़। आप ये कैसे एंट्री करोगे कि रॉ मटेरियल इस प्रोडक्ट में इतना किलो गया, तो उसकी भी एंट्री होगी। आपने आज तक रॉ मटेरियल ख़रीदने की एंट्री क्या की है? यहाँ पर ख़रीदने की एंट्री तो की है ना 11-12 से, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या टू क्रेडिटर या टू बैंक, जैसा भी है। तो समझिए फिनेंशियल अकाउंट्स में तो एंट्री हो गई कौन सी? परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर या टू बैंक, जैसा भी है, कैश परचेज। तो फिनेंशियल अकाउंट्स तो बस एक परचेज अकाउंट खोल दिया, काम ख़त्म। चलिए क्रेडिटर के कितने अकाउंट खुलते हैं? एक ही अकाउंट होता है क्रेडिटर का? नहीं आया समझ में क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं? सपोज मेरे 50 सप्लायर्स हैं, ठीक है, इससे भी माल ख़रीदता हूँ, उससे भी ख़रीदता हूँ, तो मैं मेरी बुक्स में उन 50 लोगों के अलग अलग अकाउंट खोलूँगा, ये एक ही क्रेडिटर अकाउंट बहुत है? है जी, एक बहुत है या अलग अलग? कितने लोग कहते हैं इतनी कौन मेहनत करेगा, एक बहुत है ना क्रेडिटर अकाउंट, अलग अलग खोलना पड़ेगा। और अगर 1000 हो तो मान लीजिए कस्टमर्स मेरे 2000 सब कस्टमर है, वापस डेटर की बात करूं, डेटर टू सेल्स, 2000 ग्राहक हैं, 2000 अलग अलग अकाउंट खोलूं या एक ही? थोड़ा और आगे चलें, सपोज़ 10 लाख 20 लाख ग्राहक हैं और ऊपर 25 करोड़ 30 करोड़ कस्टमर हैं, है ना? ऐसे बिज़नेस भी हैं जिनके 25 करोड़ 30 करोड़ कस्टमर हैं, तो एक खाता ही खोल लें या इतने अकाउंट्स? 1। चलिए अब आपने वो सबका एक अकाउंट खोल दिया, ठीक है, मैं भी आपका एक कस्टमर हूँ, ठीक है, अब मैंने आपको फ़ोन किया, मेरा पैसे कितने बाकी हैं, तो आप कैसे देख के बताओगे? आप तो कहोगे हमारे तो 25 करोड़ जनों का एक ही खाता है, उसमें 5 करोड़ रुपए बाकी हैं, आपकी इच्छा हो जो दे दो। इंडिविजुअली तो पता ही नहीं है आपको। तो अंडरस्टैंड, financial accounts is not that easy. So if I have 20 करोड़ कस्टमर्स, 40 करोड़ कस्टमर्स, आपका ऐसा कौन सा बिजनेस है? 3-4 बता दूंगा। मोबाइल सर्विसेज, आप सब मोबाइल काम ले रहे हो, वो चाहे जियो का होगा, चाहे एयरटेल का होगा, चाहे वोडाफोन का होगा। अब जियो के पास कितने कस्टमर हैं? 35-40 करोड़ कस्टमर हैं। अब 40 करोड़ कस्टमर्स हैं, अब अगर उसने एक ही अकाउंट रख दिया, हर महीने बिल रेज होता है, अब टोटल 500 रुपये ड्यू रह गए, क्या सिस्टम रहता है भैया? बिल का पेमेंट नहीं करते हो तो आउटगोइंग बंद, तो क्या करें, सबकी बंद कर दें? क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं है किसने पैसे नहीं दिए। तो अंडरस्टैंड, 40 करोड़ लेजर अकाउंट्स, आप कब होगी एंट्रियाँ? अब वो तो कंप्यूटर का ज़माना है, ठीक है भाई, बिज़नेस भी इसीलिए आया, कंप्यूटर पहले आ गया। हाँ, कंप्यूटर होता ही नहीं, सीधा मोबाइल वाले आ जाते, तो सोचो कितने सीए कितने अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती। तो अंडरस्टैंड, कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही बिल जनरेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर ही आइडेंटिफाई कर रहा है पैसे आए कि नहीं आए। बैंक में खाता खुलवाते हो, एक ही खाता है क्या सबका ग्राहकों का, कि कौन अलग अलग खोले? आपने कहा 5 करोड़ निकाल लेंगे, हाँ अभी 500 करोड़ पड़े हैं टोटल, ले जाओ। आपने कहा ये बढ़िया है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, हर कस्टमर का क्या है, अकाउंट अलग अलग है। ये तो नहीं है ना कि भाई जमा मैं करा रहा हूँ निकाल आप रहे हो, क्योंकि
ठीक है, वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो फिर तो सब। तो एवरी अकाउंट इज सेपरेट। तो फिनेंशियल अकाउंट्स में सुनना ध्यान से, मैंने अगर 100 सप्लायर हैं, हर एक का अकाउंट अलग अलग होगा, तभी तो हिसाब कर पाऊंगा चेक किसका देना है, क्या देना है। बट अब मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल ए खरीदा, बी खरीदा, सी खरीदा, डी खरीदा, फिनेंशियल अकाउंट्स कहता है छोड़ो ना कौन सा खरीदा, आपने तो एक ही कहा था, परचेज अकाउंट। मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं जिनको मैं बेचता हूँ, प्रोडक्ट ए बी सी डी, फिनेंशियल अकाउंट्स कहता है मैं डेटर्स का ध्यान रखूँगा, सेल अकाउंट एक ही चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेल अकाउंट खोलते हो, कौन सा, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। थोड़ा अपन यहाँ ब्रांच में आएंगे तो थोड़ा और बता दूंगा कि कुछ अलग तरह से कैसे मेंटेन हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज भी मेहनत कर सकते हो, बट जनरली फिनेंशियल अकाउंट्स कहेगा ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो किसका ध्यान रख रहा है, दुनिया का, दुनिया में लोगों का ध्यान रखना है। अब कॉस्ट अकाउंट्स कहता है खाली एक परचेज अकाउंट से क्या होगा, अगर आप 10 तरह के रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हो तो मुझे रॉ मटेरियल ए बी सी डी सबका अकाउंट अलग अलग चाहिए। तो समझिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग चालू होती है, वो रॉ मटेरियल ए का अकाउंट अलग खोलेगा, रॉ मटेरियल बी का अकाउंट अलग खोलेगा, सी का अलग खोलेगा। फिर ये रॉ मटेरियल मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स में यूज़ हुआ तो ये तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट इसकी भी एंट्री होगी, यहाँ से क्रेडिट हुआ इसको डेबिट करेंगे। लेबर का अकाउंट खुला, लेबर में प्रोडक्ट एक्स में काम किया, प्रोडक्ट वाई में काम किया, प्रोडक्ट जेड में काम किया, मेरे हर प्रोडक्ट का अकाउंट क्या होगा, अलग अलग खुलेगा। तो ऑटोमेटिकली मुझे हर प्रोडक्ट में मटेरियल क्या लगा, लेबर क्या लगा, एक्सपेंसेस क्या लगे, उसकी कॉस्ट आएगी, और जब कॉस्ट आएगी बेचा कितने में तो अपने आप प्रॉफिट भी पता चलेगा। तो इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह से मैनेज किया जाए तो वो भी एक चैप्टर है, इसका नाम है इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। तो दिस इज़ द होल कोर्स कंटेंट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, एक कोर्स और होता है, आपको मालूम ही होगा, अपन तो सीए कर रहे हैं, ICWAI CMA, मालूम है ना भाई, CMA CA से ईजी है, ओके। CA कर रहे हो साथ में फ्री में हो जाता है, ये मतलब ये पढ़ो वहाँ के एग्ज़ाम दे दो पास हो जाते हैं। तो अब आप कहेंगे CMA वालों का काम क्या है, उनका तो काम ही यही है, अपना काम तो वो है। तो आप कहेंगे फिर हमारे सब्जेक्ट में क्यों डाल दिया यूँ फालतू में, वो इसलिए ताकि आपके साथ में CMA भी हो जाए। हाँ, द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट दैट, ओके। अंडरस्टैंड, CA का मेन रोल ये वाला है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। डिसीजन मेकिंग में देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में CA का पोस्ट हमेशा ऊपर रहेगा, CMA वालों का नीचे रहेगा। तो अब जहाँ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्स इनटू पिक्चर। तो आप कहेंगे फिर यही चैप्टर रख देते, ये क्यों रखे भाई, आप पैदा होते ही CA क्यों नहीं करी, नर्सरी KG प्रेप के थ्रू क्यों 10 तक पहुँचे, बेस, ओके। तो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल अगर मुझे अप्लाई करना है, ये सब अप्लाई करना है, तो ये सब चीज़ों का नॉलेज होगा तभी। तो आप कहेंगे ये वाला काम फिर करेगा तो यही, ये सब रिपोर्ट अपने को बना के देगा, फिर अपन उसके बेसिस पे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। पर रिपोर्ट सही बना के लाया कि नहीं लाया उसका नॉलेज तो होना चाहिए ना भाई। डॉक्टर भी क्या होता है, पहले नॉर्मल डॉक्टर बनता है, फिर स्पेशलाइजेशन में जाता है। तो स्पेशलाइजेशन में काम तो तभी कर पाएगा जब नॉर्मल के बारे में पता हो। तो भले आगे चल के अपने ये काम करने का नहीं रहेगा, ये काम तो वही करके देगा, बट वो रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन अपन तभी ले पाएंगे जब वो रिपोर्ट कैसे बनाई गई है, उसका बेसिस क्या है वो पता हो। तो इसलिए CA इंटर में ये वाला जो कंटेंट अपना है, ये CMA में भी यही सब कुछ है, अपन भी यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं, एब्सोल्युटली सेम, बट द ऑब्जेक्टिव इज़ क्योंकि डिसीजन मेकिंग अपने को ही करनी है। CA फाइनल में फिर से ये सब्जेक्ट है, उसका नाम थोड़ा अलग है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट का मैनेजमेंट, कुल मिला के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही थोड़ा रिवाइज नाम हो गया, कॉस्ट को मैनेज करना। वो आज की दुनिया के हिसाब से चल रहा है सब्जेक्ट भी, कॉस्ट को हम कैसे क्या करें, मैनेज करें। मतलब वापस आप कहें यही सब्जेक्ट, यही टॉपिक्स है क्या, यही है, बस इसका थोड़ा एडवांस वर्जन। एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा उसको इवैल्यूएट करने के लिए अलग अलग तरीके, एक होता है प्रोडक्ट वाइज इवैल्यूएट करूँ, एक होता है प्रोसेस वाइज इवैल्यूएट करूँ। हर प्रोसेस, हर
बिजनेस का परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कई क्राइटेरियाज पे होता है ना। देखिए, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका इवैल्यूएशन सिर्फ प्रॉफिट कितना कमाया वही नहीं है। एक और इवैल्यूएशन का तरीका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना है। एक और इवैल्यूएशन का तरीका इस बार नए कस्टमर्स कितने ऐड किए, ठीक है। एक और इवैल्यूएशन का तरीका मैंने नए प्रोडक्ट कितने इन्वेंट किए। तो इट्स नॉट ऑलवेज, स्टार्टअप में क्या होता है, घाटा ही घाटा होता है। आप कहीं घाटा ही घाटा कर रहे हैं, कहीं का परफॉर्मेंस है। बट समझिए उनके लिए इवैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया होगा, वही हुआ कि नए प्रोडक्ट्स क्या ऐड किए, नया रिसर्च क्या लेके आए, नया क्या इन्वेंशन किया। तो अंडरस्टैंड इवैल्यूएशन के कई सारे तरीके होते हैं। तो वो सीए फाइनल का सिलेबस है। हाँ, सीए फाइनल का ये जो सिलेबस है ना, इसका पेपर नॉर्मल वो वाले कोर्स का पार्ट नहीं है। इट इज़ सीए फाइनल में सुना होगा ना, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। कुछ एक चैप्टर्स आपको रोज़ पढ़ के घर से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दे करके क्लियर करना होता है, ये उसके अंदर है। बट वही है, एग्ज़ाम पास करने के लिए नॉलेज तो चाहिएगी। तो ये समझ लीजिए ये से फाइनल का आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी को आगे और पढ़ना रहेगा। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर सब्जेक्ट जो है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका रीज़न और उसका मैंने वेटेज भी आपको बता दिया कि किसका कितना वेटेज है। ओके। और इनमें क्या होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे अकाउंट्स में तो एक ही क्वेश्चन आ गया सीधा 16 नंबर का, बैठ के किए जाओ। इनमें जनरली क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर। तो मैंने आपको कहा था थोड़ी मैथ्स का यूज़ ज़्यादा है। हाँ, मैथ्स मतलब बेसिक अर्थमेटिक, ये नहीं कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, वो कुछ नहीं है। तो बेसिक मैथ्स तो वैसे भी ज़िंदगी भर चलेगी। बाज़ार से सब्ज़ी भी ख़रीदने जाओगे तो भी मैथ्स का यूज़ रहेगा। ये नहीं कि उसमें तो कहाँ ज़रूरत है मैथ्स की, फ्री में ला रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट पैसे दे के ला रहे हो तो मैथ्स इन्वॉल्व है कि छुट्टे वापस कितने लेने हैं, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स मैथ्स, सो दैट मच मैथ्स इज़ देयर एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग। ओके। बस हर चैप्टर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, उसको अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो पहले 3 चैप्टर है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पे नहीं है, फोकस है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कि अल्टीमेटली मैंने कहा ना, ये सब्जेक्ट का यूज़ क्या है, कैलकुलेशन कम है और कंट्रोल का एस्पेक्ट ज़्यादा है। मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन तो अपन समझेंगे ही कि चलिए मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन करो, वो करो, लेबर की कैलकुलेशन करो। बट दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स, इन सारे चैप्टर्स में अपना फोकस जो होगा वो कैलकुलेशन के साथ साथ कंट्रोल करने के तरीके क्या हो सकते हैं। ओके। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। शुरुआत ऑफ कोर्स यहीं से करनी पड़ेगी, ये करने के बाद ही हम ये चैप्टर्स कर सकते हैं। मतलब ये सब करने के बाद आपको लगेगा इस इन्फॉर्मेशन को लिखने के अलग अलग तरीके होता है ना भाई, रिपोर्ट बनाने के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट सब में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स यही रहने वाला है, ठीक है। तो ये अकाउंट्स और कॉस्टिंग का सिलेबस हुआ। ओके। अकाउंट्स में विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, AS 13। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, मतलब ये सब चैप्टर्स लाइन से चलते रहेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और यही सीक्वेंस रहेगा। और लास्ट में आपके ये 3 चैप्टर्स। ओके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीए फाइनल के रेफरेंस से। ओके। मतलब समझ लीजिए 50% वेटेज सीए फाइनल का इसी पे है। क्योंकि मैंने कहा ना, डिसीजन मेकिंग जो भी करनी है मैनेजमेंट को, वो इसकी टेक्निक से होती है। तो वो सीए फाइनल इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। क्योंकि आप सीए फाइनल का मतलब, सीए का काम कभी भी अकाउंटिंग का होता ही नहीं। एक चीज़ बता दूं, बेसिक अकाउंटिंग तो फिर बीकॉम वाला क्या करेगा। तो सीए का काम होता है फाइनलाइजेशन, रिपोर्टिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स आप कहेंगे जब ये फिनेंशियल नॉलेज है, साथ में ये वाली नॉलेज है, दे कैन ऑलवेज मेक बेटर डिसीजंस। ओके। तो डिसीजन मेकिंग का सारा एस्पेक्ट जो है वो ये है, एंड दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ सीए फाइनल सिलेबस। ओके। अब
वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ वो है योर राइटिंग स्किल्स, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ओके, क्योंकि अपने को कई बार ये लगता है थ्योरी में क्या लिखा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में तो आपने बस सॉल्यूशन बराबर कर दिया, आंसर बराबर आ गया, नंबर पूरे आ जाएंगे। ऑफ कोर्स दैट इज़ देयर, बट कई बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन एड्स टू योर मार्क्स। हाउ इट एड्स टू योर मार्क्स, आई विल जस्ट टेक एन स्मॉल एग्जाम्पल फॉर यू, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा फ़र्क समझ में आए और उस पर फोकस रखें आप। जैसे कोई भी अकाउंट्स की बात करें तो आप कहेंगे क्वेश्चन में या तो लेजर अकाउंट बनाना होगा या जर्नल एंट्रीज करनी होगी, मोस्टली यही काम रहता है, ठीक है, कि क्वेश्चन में या तो जर्नल एंट्रीज आ जाएगी या कोई लेजर अकाउंट्स आ जाएंगे, तो अब उसको आपको बनाना है। तो अब आप जर्नल जब बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री है, हाँ, पहली एंट्री कौन सी होती है भाई, जो चैप्टर पढ़ा हुआ आपके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो सपोज़ 10 जुलाई 2025 आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीस टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख रुपीस। नरेशन भी आपने लिखा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 15 जुलाई को आपने अलॉटमेंट किया, आपने एंट्री कर दी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 10 लाख रुपीस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपीस। नरेशन आपने लिख दिया, बीइंग अलॉटमेंट मेड, ठीक है। अब मैं यही दो एंट्रीज वापस लिखता हूँ। 2025 जुलाई 10 बैंक अकाउंट डेबिट 10 lakhs to share application account 10 lakhs. Being application money received July 15 share application debit 10 lakhs to equity share capital account 10 lakhs. Being allotment made. What is the difference? डेट अलग है? नहीं, सेम ही है ना भाई, 25-10 जुलाई। डेट्स का प्रेजेंटेशन अलग है और देखिए जी, इट्स सेम कंटेंट वाइज, मतलब ये समझ लो ना, दो जनों की कॉपी है, एक ने ये आंसर लिखा, एक ने भी यही लिखा, आपने कहा बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं। कई बार मैगज़ीन में, अखबार में आता है ना, ये दो फ़ोटोज़ दी हुई है, आइडेंटिफाई द डिफरेंस, फ़र्क पहचानिए। कई बार आता है ना, चूहे को बिल तक पहुंचाओ, ऐसे वाले पजल्स आते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। अब आप कहेंगे हाँ, एक तो डेट का फॉर्मेट अलग है, बाकी तो सब सेम ही दिख रहा है, बट नाउ अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन डिफरेंस। अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ हाँ डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा, आप कहेंगे हाँ ये रहा साहब क्रेडिट और ये रहा हमारा डेबिट,
ओके, इधर मैं आपसे पूछूं डेबिट का है क्रेडिट का है, आप कहेंगे ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट। ओके, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा मेस्ड अप है, होता है ना, और वो आप कहेंगे थोड़ा सिस्टमेटिक है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ ये जर्नल है और ये जनरल है। भाई जनरल काम किया है, लोकल काम किया है। ओके, नाउ वेदर इट हैज़ एनी इम्पैक्ट ऑन आवर मार्क्स और नॉट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो वही है, आप कहें क्या फ़र्क पड़ता है, अमाउंट तो सही लिखा है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका कोई मार्क्स पे इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, अपन सिर्फ उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल वे में समझना है। ओके, क्योंकि आपको मालूम है कॉपी चेक ह्यूमन बीइंग करता है, पे मशीन चेक नहीं कर रही है, इंसान चेक कर रहा है। और जनरली 50+ 60+ वाले लोग चेक करते हैं, जो फ्री है, रिटायर्ड हैं, क्या चलो, क्यों इंश्योर इतने पैसे देता नहीं है कि हर एक को पोसाए। ठीक है, हाँ, तो अब एक इस तरह की कॉपी आए, एक वो कॉपी आए। ठीक है, तो कंफर्ट एग्ज़ामिनर को, अपने कंफर्ट नहीं सोचना है, एग्ज़ामिनर, क्योंकि सामने देखने वाला वो है। ओके, अपन एग्ज़ाम खुद के लिए नहीं देते हैं, दूसरों को बताने के लिए देते हैं कि हम सीए कर चुके हैं, बाकी तो मन में तो आप कहेंगे हम अभी सीए हैं। ठीक है, जितना उसके पास नॉलेज है उससे ज़्यादा अपने पास है, बट अंडरस्टैंड प्रूव भी तो करना है, तो एग्ज़ामिनर को भी तो प्रूव करना है कि हमको सब कुछ आता है, तो एग्ज़ामिनर को अच्छा लगना चाहिए। तो अब एक कॉपी आप अपने आप को, अब स्टूडेंट नहीं एग्ज़ामिनर के नज़रिए से सोचिए, एक कॉपी इस तरह की आए और एक कॉपी इस तरह की आए, तो आपके दिमाग में फीलिंग अलग रहेगी कि नहीं रहेगी, थॉट प्रोसेस चेंज होगा। यहाँ पे आप कंफर्टेबली चेक कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइविंग करनी पड़ती है, अंदर घुस के कहाँ लिखा है भाई, क्या लिखा है, फिर नंबर देने हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट का मार्किंग सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए ये एंट्री सही की 1 नंबर दो, ये एंट्री सही की 1 नंबर दो। ठीक है, और साथ में ये भी होता है अगर पार्शली करेक्ट की है तो आप आधा नंबर भी दे सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। तो आप समझिए एग्ज़ामिनर को एक तो नीट एंड क्लीन कॉपी मिले और एक थोड़ा ये सब जिगजैग हुआ उस तरह से दिखे, तो कहीं ना कहीं फिर खुन्नस आती है, सीधा सीधा कहा जाए तो। ठीक है, तो अब वो जब इस तरह की कॉपी देखता है, बार बार हर एक चीज़ ढूंढनी पड़ रही है, वो करनी पड़ रही है, उसके क्या गया, किसी एक स्टेप के नंबर उड़ा दिए और कई बार स्किप ही हो गया, पहली एंट्री कहाँ ख़त्म हुई, दूसरी कहाँ चालू हुई, उसको कई बार पता ही नहीं चला, इतना आपने खिचड़ी बना रखी है। तो एक एंट्री का 1 नंबर स्किप हो गया। ठीक है, पूरे पेपर में अगर 2 एंट्री के नंबर भी स्किप हुए, 2-3 नंबर भी कम हुए, हर पेपर में 2 से 3 नंबर। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ 1-1 नंबर ही मान लो। ठीक है, तो वो 3 पेपर के 3 नंबर कई बार सेट ऑफ में काम आ जाते हैं, कई बार पास होने में काम आ जाते हैं। इट प्लेज़ इम्पॉर्टेंट रोल। मतलब जब आप काम कर रहे हो ना, सामने वाले का सोच के करो कि उसको अच्छा फील होना चाहिए, और करना कुछ नहीं है, ये नहीं कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम उतना ही लग रहा है, ये नहीं कि उसमें कोई टाइम बचा लिया आपने। बस करना क्या है, थोड़ा अपने आप को सिस्टमेटिक रखना है। ओके, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक बहुत बेसिक सा सिस्टम जो है, ये तो चलो मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, आप वर्किंग नोट भी बना रहे हैं, बस ये बॉर्डर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान समझ लो। ठीक है, मतलब अंग्रेजी और मैथ्स। ठीक है, इंग्लिश यहाँ से आगे नहीं जाएगी, मैथ्स यहाँ से पीछे नहीं आनी चाहिए, बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। ओके, और मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट ये है ही नहीं। क्यों? इंस्टीट्यूट का एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम क्या होता है कि एग्ज़ामिनर के पास 300 कॉपी आती है चेक होने के लिए। ओके, तो अब मान लीजिए ये क्वेश्चन की 10 एंट्रियां हैं, अब आप एग्ज़ामिनर हो। ठीक है, आपने पहली कॉपी चेक की, अच्छा आंसर की आती है साथ में, वो आंसर की से मिलाएगा, हाँ ये फिगर बराबर है, ये बराबर है, ये सब बराबर है। दूसरी चेक की, तीसरी चेक की। आपको क्या लगता है कितनी कॉपियाँ चेक करने के बाद आपको सॉल्यूशन के फिगर्स और ये सब याद हो जाएंगे? भाई आपको 300 कॉपियाँ चेक करनी है, सब में एक ही एक ये सॉल्यूशन आ रहा है, किसी में गलत आएगा, किसी में सही आएगा, तो आपको क्या लगता है कि कितनी कॉपियाँ देख देख के फिर आपको सॉल्यूशन याद हो जाएगा?
5-10 कॉपी में तो याद हो जाएगा सॉल्यूशन। 10 कॉपी आपने चेक कर ली, 11वीं कॉपी से तो आप आंसर की साइड में रख दोगे। आप कहेंगे मेरे को याद है, इसमें 10 लाख आना चाहिए, इसमें ये आना चाहिए, इसका ये आना चाहिए। तो व्हाट हैपन्स, अब अगर आपने बहुत ढंग से काम किया हुआ है और गलती से मान लो यहाँ एप्लीकेशन की जगह आपने अलॉटमेंट लिख दिया, हो जाती है कई बार जल्दबाजी में, नाम गलत लिख दिया, शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट डेबिट लिख दिया। अगर काम ढंग से किया हुआ है ना, वो ये देखता है, नंबर देता जाएगा, वो अंदर जाता ही नहीं है। क्यों? मान के चलते हैं, देखिए थॉट प्रोसेस में अगेन साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। अगर ये अमाउंट सही आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर के दिमाग में क्या है, स्टूडेंट को आता है, मतलब ये तो सही लिखा ही होगा। चांसेस आर देयर कि इट गोज़ अननोटिस्ड, बच गए अपन। और अगर ऐसा काम किया हुआ है तो एक एक लाइन पूरी पढ़ रहा है, वो लाइन पढ़ते ही उसने कहा हाँ अब आया भाई ऊँट पहाड़ के नीचे, इसका अलॉटमेंट कैंसिल। आपने यहाँ अलॉटमेंट लिखा, उसने कहा यही तो ढूंढ रहा था मैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट पैसे उतना ही देती है, मान लीजिए 150 रुपये मिलने इस कॉपी के भी, इसके भी। ये कॉपी 10 मिनट में चेक हुई नहीं, 15 मिनट लगे क्योंकि टाइम ज़्यादा देना पड़ा। तो कहेगा एक बार में तो वसूल ही नहीं हुई, इसकी कॉपी एक बार और मंगानी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंड, यू जस्ट can add some extra marks without doing any additional chapter by just having a proper presentation. बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। हाँ, ये मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि अगले 4, 6, 8 महीने जब तक अपन तैयारी कर रहे हैं, रोज़ काम ऐसे ही करो। देखिए मैक्सिमम ऐसे ही करते होंगे, बट दिस हैज़ टू बी एन हैबिट। ठीक है, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। बस करना क्या है, जर्नल है तो जर्नल का फॉर्मेट बराबर रहना चाहिए। अच्छा, अपनी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि बिना लाइन खींचे भी सब कुछ लाइन में रहे। ये एक लाइन खींचने के बाद ही अपन रुकते हैं, बाकी तो अपन बेंच मार्किंग, कई बार कॉपी ख़त्म हो जाती है तो बेंच पे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो बिना लाइन खींचे सब कुछ लाइन में रहिए, वैसी प्रैक्टिस करिए। हाँ, आप कहेंगे एग्ज़ाम में लाइनें खींचनी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, वो भी इसका बता देता हूँ। ठीक है, आप पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए बिना लाइन खींचे। उसके बाद में स्केल उठाओ, लास्ट के मैक्सिमम 1.5 मिनट या 2 मिनट लगेंगे पूरे 25 पेज की लाइनें खींचने में। आप लोग 25 पेज की लाइनें खींचने 2 मिनट में हो जाएगी कि आप भले ही आज से 10 दिन बाद ट्राई कर लेना जब 25 पेज हो जाए। अच्छा, पहले लाइन खींचने में तकलीफ़ क्या है, आपने लाइन खींच दी यहाँ तक, फिर सॉल्यूशन गया नीचे, फिर स्केल उठाओगे, फिर यूँ बढ़ाओगे, कई बार यहाँ तक खींच दी, सॉल्यूशन यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नहीं तो लाइनें पहले खींचो ही मत, बाद में। हाँ, पर याद रखना लाइन बिना खींचे भी सब कुछ लाइन में होना चाहिए। और बहुत आसान है, आपको करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है कि हमारा पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करके परफोरेशन क्रिएट कर दीजिए। फोल्ड करके वो क्रीज आ जाती है ना कि हाँ भाई ये मेरा क्रेडिट है, तो यहाँ से इतना डेबिट हुआ और ये हो गया। लेजर बना रहे हो तो हाफ पेज फोल्ड किया, ये डेबिट क्रेडिट हो गया। दैट इज़ ऑल इज़ द प्रैक्टिस यू नीड टू डू। लाइनें लास्ट में खींच देंगे और छूट भी गई लाइनें तो नंबर नहीं कटेंगे। लाइन से ज़्यादा खाली आप तो एक बार ये भी ट्राई कर लो, सिर्फ लाइनें खींच के आ जाओ कि भाई सॉल्यूशन अगली बार में लिखेंगे तो 2-4 नंबर आएंगे, क्या नहीं आएंगे। तो अंडरस्टैंड, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एड्स टू योर मार्क्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, कई बार हमारी गलती हो जाती है। आपने मान लीजिए यहाँ लिखा 8,56,270, फिर पता चला अरे ये तो गलत लिख दिया। ओके, कि हमने एंट्री कर दी, फिर पता चला कि ये तो गलत है, ये 8 नहीं है 4 है। तो अपन ये भी कोशिश करते हैं इसको 4 बना दें, इसको 7 बनाना है, ये 7 बना देते हैं। इसको 3 बनाना है, आपने कहा 3 कर दिया। इसको 5 बनाना है, आपने कहा 5 कर दिया। इसको 6 बनाना है, 6 कर दिया। आपने सब मेहनत कर दी। फिर कई बार ये करने के बाद भी आपको लगता है मेरे को खुद को ही नहीं समझ में आ रहा लिखा हुआ क्या है। ठीक है, आप फिर इसको ये करते हो, ठीक है, खूब अच्छे से, फिर ऊपर लिखते हो 473, 560। इसका एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, काट दिया और ऊपर लिख दिया 473, 560। भाई अपने ड्राइंग का पेपर नहीं है क्या, आप अपनी ड्राइंग स्किल्स बताओ। कैलीग्राफी हमने कर दी है, ठीक है। अच्छा, टाइम भी ज़्यादा लग गया, नहीं तो सीधा सीधा करके ये करते, ठीक है, आधा मिनट बचता। अच्छा, इतना अपन इसको काट देते हैं क्योंकि अपनी आदत है भाई अपन छुपा दें। पर समझिए, इन द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग योर हाईलाइटिंग, एग्जामिनर जैसे ये पेज खोलता है, हाँ यहाँ पे कुछ लिखा है। इंस्टीट्यूट का साफ गाइडेंस है कि फोगट के नंबर नहीं बांटने हैं।
जुडिशियसली चेक करो, जहाँ ज़रूरत है वहीं नंबर दो, जहाँ गलती की है नंबर काटने हैं। ओके, तो वो भी बेचारा ढूंढता है कहाँ काटूँ आपने वो भी। हाँ, कई बार तो ये कार्बन प्रिंट की तरह हो जाता है, गलती तो अगले पेज पे, पिछले पेज से दिखनी शुरू हो जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ की हुई है। तो इतनी मेहनत ना करें, काट के लिख दिया, एग्जामिनर को मालूम है भाई गलती हो सकती है बट सही किया हुआ है, दैट इज़ इनफ। ठीक है, नो नीड टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स। हाँ, वाइटनर एग्ज़ाम में कुछ अलाउड नहीं होता है, ये नहीं कि हम वाइटनर डाल के ऊपर लिख देंगे, तो इसलिए अभी से भी प्रैक्टिस मत करना। ये नहीं कि हम रोज़ वाइटनर लेके आते हैं, अपनी गलतियाँ जो की है रिवीजन के टाइम में भी दिखनी चाहिए कि क्या गलती की थी। ये नहीं गलती की थी, क्या की थी वो अब बता नहीं सकते कि खुद को ही पता नहीं चल रहा है। ये क्या हुआ होगा तो खुद को भी ध्यान रहेगा व्हाट मिस्टेक वी डिड एंड व्हाट रेक्टिफिकेशन वाज डन। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं एग्ज़ाम में ध्यान में रखने की, और एग्ज़ाम में ध्यान तभी रख पाओगे जब आप आज से इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं कि अभी तो ऐसे ही चलने दो, एग्ज़ाम में ऐसा कर लेंगे। एग्ज़ाम में जो है वो आधी चीज़ें भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ याद आएगी, वहाँ प्रेशर अलग होता है ना। यहाँ तो आप घर पे हो तो आराम से, घर वाले भी सेवा में हाजिर रहे, एसी वेसी चल रहा है, वहाँ पता चला कब मई में एग्ज़ाम है, गर्मी में, ठीक है, और एग्ज़ाम हॉल देखा हुआ होगा, कई बार पंखा भी नहीं चल रहा होता, पेपर देख के पसीना आता है, फिर टेम्परेचर का पसीना और ओके। तो इसलिए रोज़ की प्रैक्टिस बनाइए, ऑटोमेटिकली आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग अबाउट प्रेजेंटेशन। हाँ, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तो इसलिए आप अपने आप को वो कंपेयर मत करना, सर आपके भी लाइन देखो थोड़ी तिरछी जा रही है, वो हो रही है। वो बोर्ड पे लिखना अलग चीज़ है, नोटबुक में लिखना अलग चीज़ है। ठीक है, तो कई बार हो सकता है ना मैं बनाऊंगा और पता चला कि ये थोड़ा इधर उधर हो गया। बोर्ड पे लिखना थोड़ा टिपिकल रहता है एज़ कम्पेयर टू नोटबुक, बट नोटबुक में यू हैव अ प्रॉपर हैबिट। हाँ, नोटबुक जो आप ख़रीदते हैं, रजिस्टर जो आप लेंगे, इंश्योर कि उसकी साइज़, आपके एग्ज़ाम आपने फाउंडेशन के दिए ही हैं, मालूम है। देखिए, बहुत ज़्यादा चौड़ी नोटबुक नहीं हो, जो एग्ज़ाम में अपने पेपर आते हैं उसी साइज़ की हो, जनरली A4, ताकि अभी तो आपने कहा हमारे बहुत खुला खुला लिखने की ज़रूरत आदत थी, वहाँ एग्ज़ाम में थोड़ी शीट छोटी मिल गई, तो जो अपने फाउंडेशन में आपने पेपर दिया है उसमें जो आंसर शीट आपके पास आई थी उसी साइज़ का रजिस्टर होना चाहिए, ताकि प्रैक्टिस भी वही रहे कि उतनी जगह में अपने को रोज़ लिखना है। ओके, और बहुत ज़्यादा मोटे रजिस्टर मत खरीदो, रोज़ वज़न उठा के भी लाना पड़ता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। पतले खरीदो, एक चैप्टर ख़त्म हुआ, 2 चैप्टर ख़त्म हुए, घर पे रख दिया, खो भी जाए तो रेस ज़्यादा नहीं रहे, ये होता है ना, कहीं भी कुछ भी हो जाए। ओके, तो चलिए जी, आज टाइम काफ़ी हो गया, बाकी कल कुछ डिस्कशन और करेंगे।